अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैलकुलस बाय ऑवर्ट एंटर एक्सरसाइज 12.3 हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने स्मूथ फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं स्मूथ फंक्शन के बारे में। स्मूथ फंक्शन हमने पढ़ा था, हमें जो भी फंक्शन गिवन है आर ऑफ टी, उसका फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जो भी हमें इंटरवल बताया गया हो। कंटिन्यूस एट ए कॉमा बी, जो हमें इंटरवल बताया गया है, उस इंटरवल के दरमियान ये फंक्शन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का कंटिन्यूस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में इस इंटरवल के दरमियान से हम कोई भी वैल्यू डालें तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ये हमने दो कंडीशंस की थी स्मूथ फंक्शन की। अगर तो कोई फंक्शन ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसी सूरत में हम किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की अर्क लेंथ हम मालूम कर सकते हैं। बेसिक मकसद जो हमारा था स्मूथ फंक्शन पढ़ने का, वो स्मूथ फंक्शन हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जब स्मूथ फंक्शन कहलाएगा तो उसी सूरत में हम उसकी अर्क लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्क लेंथ मालूम करना। arc length of vector valued function। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की हमने arc length मालूम करनी है। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए जो हमारे पास arc length मालूम करने का फॉर्मूला है वो गिवन है L इज इक्वल टू रूट इंटीग्रल a से लेकर b रूट डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। मतलब जो हमें वैल्यू गिवन है सवाल में, जो फंक्शन हमें गिवन है आर ऑफ टी, अगर तो वो दो कोऑर्डिनेट्स का है, मतलब कि इस तरीके का हमारे पास फंक्शन गिवन है आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे। अगर तो वो इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट्स में लाया कर रहा है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे लाया कर रहे हैं, तो उसकी हम अर्क लेंथ मालूम करेंगे इस फॉर्मूले से। मतलब कि जो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है आई वाला कोऑर्डिनेट, उसका डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट का भी डेरिवेटिव लेंगे और दोनों डेरिवेटिव्स का स्क्वायर करके उसके बाद फिर उसका ए से लेकर बी तक इंटीग्रल मालूम करेंगे। अगर तो फंक्शन हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट्स में हो, मतलब इस तरीके से हो आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे प्लस सी ऑफ के, तो उस सूरत में क्या होगा फॉर्मूला? उस सूरत में भी फॉर्मूला हमारे पास यही होगा। फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर बी तक, डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर, और बात आ जाएगी थ्री कोऑर्डिनेट्स में तो इसलिए हम प्लस कर देंगे डी जेड अपॉन डी टी का स्क्वायर। मतलब कि ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका भी हम डेरिवेटिव लेकर उसका स्क्वायर कर लेंगे और लास्ट में वैल्यूज को प्लस करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास टू कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला है और ये थ्री कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूलाज की एक एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, अर्क लेंथ मालूम कर रहे हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की, जिसमें हमें एक फंक्शन यहाँ पर गिवन है जिसमें x की वैल्यू गिवन है 3 cos t, y की वैल्यू 3 sin t और z की वैल्यू 4t। तो यहाँ पर r ऑफ t हमारा बराबर होगा 3 cos t i प्लस 3 sin t j और प्लस 4t k। जबकि t की वैल्यूज भी हमें गिवन है, t जो है 0 से लेकर पाई तक लाई कर रहा है। अब यहाँ पर हमें इस फंक्शन की अर्क लेंथ मालूम करने के लिए सबसे पहले तो इन तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव मालूम करना होगा। मतलब कि x ऑफ t का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 cos t। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा इसका, cos का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस 3 sin t। ये आ गया हमारे पास x का डेरिवेटिव। अब ले लेंगे y का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ 3 sin t। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos t
और इसी तरीके से आप z का डेरिवेटिव लेंगे तो z प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 4t। 4 का जब हम इधर 4t का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा सिर्फ 4। अब हमारे पास ये तीनों फंक्शंस के डेरिवेटिव आ गए, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट कर लेंगे। लिमिट्स हमें गिवन है 0 से लेकर पाए तक, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाए आ जाएगी। अंडर रूट एक्स ऑफ टी का जो है फर्स्ट डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या आंसर आया -3 sin t का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 cos t का स्क्वायर, और फिर प्लस और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर इनके फार्मूलाज स्क्वायर शॉपिंग कर लेंगे। फिलहाल ये इंटीग्रल हमारा साथ सेम चलता रहेगा। यहाँ पर 3 sin t का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और sin t का स्क्वायर sin स्क्वायर t, प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 और cos t का स्क्वायर cos स्क्वायर t, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से 9 कॉमन निकल आएगा इन दोनों टर्म्स में से, स्टार्ट वाली में से 0 से लेकर पाए। अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 9 cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी और फिर प्लस 16। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो इसको हम 1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये इंटीग्रल का साइन सेम आ जाएगा और रूट में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 9 प्लस 16, क्योंकि इसकी जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 प्लस 16 आंसर आएगा 25। तो 25 का जब हम रूट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा रूट 25 और रूट 25 का जब हम रूट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ पर फॉर्मूले में हमने एक चीज़ नहीं लिखी जो कि साथ में हमारा डी टी भी चल रहा है, क्योंकि इंटीग्रल का साइन है तो डी टी भी साथ ही आएगा। यहाँ पर ये 5 के साथ भी डी टी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इस 5 का इंटीग्रल लेना है। 5 का इंटीग्रल लेने के लिए हम क्या करेंगे, 5 के साथ एक बेस है जिसकी x की पावर 0 है, या हमारे पास वेरिएबल t है, तो हम यहाँ पर t की पावर 0 ले लेंगे। तो 5 का इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 5t, जबकि इस पर लिमिट्स जो अप्लाई हो रही है वो है पाई और 0। लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, t की जगह पर आ जाएगा 5 पाई माइनस और फिर 5 0, पहले अपर लिमिट फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई। ये हमारी अर्क लेंथ आ गई। ये जो हमें सवाल गिवन था, इस सवाल को सॉल्व करने के बाद मतलब कि सिंपल हमें सवाल में ही बताया गया होगा इस फंक्शन को कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, वो वैल्यूज भी हमें सवाल में गिवन होंगी। फर्स्ट में हम सबसे पहले आई कोऑर्डिनेट जिसको हमने एक्स ऑफ टी का नाम दिया, पहले उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर उसके बाद वाई का डेरिवेटिव, फिर जेड का डेरिवेटिव। तीनों का डेरिवेटिव लेने के बाद फॉर्मूला में पुट करके इन तीनों का स्क्वायर ले लेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है इधर डेरिवेटिव लेने के बाद भी वैल्यूज हमारी बड़ी आ रही होती हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाए sin t प्लस cos t या ऐसे और भी वैल्यूज। तो जब हम इस पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग के बाद यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होगा। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहीं पर ही डेरिवेटिव के बाद इसी डेरिवेटिव पर यहीं पर ही पहले स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर जो आंसर आएगा वो आंसर फार्मूला में पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंपल आंसर्स थे डेरिवेटिव के, इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्क लेंथ हमने पढ़ ली वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमने एक्सरसाइज 12.4 में करना है, एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 तरह के वेक्टर्स हमने पढ़ने। सबसे पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर, दूसरे नंबर पर है यूनिट नॉर्मल वेक्टर और तीसरा हम पढ़ेंगे बाय नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ पर ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम टेंजेंट वेक्टर के बारे में। टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, फर्ज कर ले ये हमारे पास एक कोई भी कर्व है। अब ये कर्व जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है और बेंड होकर इधर जा रहा है। तो टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, मतलब कि एक अगर इस पॉइंट पे इसी की सीध में हम ड्रॉ करें तो वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा। इधर इसकी डायरेक्शन ऐसे है
इधर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, इधर इसकी इस डायरेक्शन इस तरीके से। मतलब कि जो यहाँ पर हम इधर देख रहे हैं कर्व में हर जगह पर इसकी डायरेक्शन चेंज है। अगर कोई भी एक वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो वेक्टर होता है मतलब कि कर्व के दरमियान कितनी चेंजिंग आ रही है किसी भी पॉइंट पे, वो हमें बताता है टेंजेंट वेक्टर। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर इस तरीके से हो रहा है वेक्टर, इधर ऐसे। तो हर पॉइंट पर हमारा टेंजेंट वेक्टर जो है डिफरेंट आएगा। यहाँ पर स्ट्रेट जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है नीचे से। तो यहाँ पर किसी भी कर्व में कितनी चेंजिंग आ रही है वो हमें बताते हैं टेंजेंट वेक्टर। अब टेंजेंट वेक्टर के लिए एक फॉर्मूला हमें गिवन है, वो फॉर्मूला क्या है, हमने मालूम करना है टेंजेंट वेक्टर जिसको हम नाम देंगे टी ऑफ टी का, जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है आर ऑफ टी जो हमें गिवन है उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। क्या करेंगे, अगर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी फंक्शन में हमने टेंजेंट वेक्टर मालूम करना है तो वो किस तरीके से होगा, वेक्टर हमें आर ऑफ टी हमें पता है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो सवाल में ही गिवन होगा। वेक्टर हमें गिवन होगा, पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को उसके मैग्नीट्यूड से। और यूनिट यहाँ पर ये डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड से, जैसा कि हमने 9th में और मैट्रिक में फिजिक्स में पढ़ा था, जो हम यूनिट वेक्टर जब मालूम करते हैं तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या मालूम करेंगे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो इसलिए यहाँ पर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर सिर्फ टेंजेंट वेक्टर हमने मालूम करना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करेंगे। पर यहाँ पर जितने भी हम सवाल सॉल्व करेंगे 12.4 में जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उन सब में हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर मालूम करना है और यूनिट नॉर्मल मालूम करना है। सो इसलिए यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। ये तो था टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर के लिए एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, यही एक कर्व ले लेते हैं। अब नॉर्मल वेक्टर हमें क्या बताता है, नॉर्मल वेक्टर हमें बताता है फंक्शन में जो उसका बिहेवियर जो चेंज हो रहा है वो टेंजेंट की मदद से मालूम करेंगे और उसके बाद वो जो कर्व है वो अंदर की तरफ बेंड होगा या बाहर की तरफ। जैसे कि अब इस शेप को देखकर हमें पता लग रहा है कर्व किस तरफ बेंड हो रहा है, नीचे की तरफ को हो रहा है। अब ये इनवर्ड होगा या आउटवर्ड ये कर्व बेंड होगा, ये हमें बताता है नॉर्मल वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के दरमियान एंगल हमेशा जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर तो जैसे फर्ज कर ले टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। हमेशा इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो नॉर्मल वेक्टर हमने पढ़ा क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर किसी भी कर्व की हमें वो बताते हैं जो ये फंक्शन कर्व जो है हमारा अंदर की तरफ बेंड होगा या आउटवर्ड बेंड होगा, मतलब कि पोजीशन बताते हैं जो वो किस तरफ को अब आगे जाकर बेंड होगा। नॉर्मल वेक्टर की मदद से हम ये मालूम कर ले। नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं क्या होता है। नॉर्मल वेक्टर को हम एन ऑफ टी से डिनोट करेंगे जिसका फॉर्मूला है टी प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टी प्राइम ऑफ टी। मतलब कि जो हमने टेंजेंट वेक्टर मालूम किया है ना, इसी टेंजेंट वेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, पहले इस टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। पर हमने मालूम करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सो इसलिए इसी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसी डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये थी हमारे पास जनरल फार्मूलाज और टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के डेफिनेशंस। अब यहाँ पर इसके बाद हम कर लेते हैं इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर की। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें हमें बोला जा रहा है फाइंड टी ऑफ टी, मतलब कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर, एंड एन ऑफ टी यूनिट नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है ऑफ सर्कुलर इलिप्स का। सर्कुलर इलिप्स का हमने क्या मालूम करना है, टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है। अब सर्कुलर इलिप्स की हमें यहाँ पर देखा जाए तो कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक हिंट दी गई है किसका मालूम करना है, सर्कुलर इलिप्स का हमने मालूम करना है टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर। तो सर्कुलर इलिप्स की जनरल इक्वेशंस पहले लिख लेंगे।
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर इलिप्स जो के बराबर होती है r ऑफ t इज इक्वल टू a cos t i प्लस a sin t j प्लस सी टी के। ये सर्कुलर इलिप्स की जनरल इक्वेशन है। सर्कल की, इलिप्स की और सर्कुलर इलिप्स की ये जनरल इक्वेशंस याद करनी होगी आपको, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो सर्कुलर इलिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या है, ए कॉस टी आई, ए साइन टी और फिर सी टी, मतलब के एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस टी, वाई ए साइन टी और जेड सी टी, जबकि आई जे के किसको शो कर रहे हैं, वेक्टर को शो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या मालूम करना है, टी ऑफ टी टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, आर प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर प्राइम ऑफ टी। तो सबसे पहले तो हमने क्या मालूम करना है, इस आर ऑफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव, सो मालूम कर लेंगे। देन आर प्राइम ऑफ टी मैं डायरेक्ट यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। ए कॉस टी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस ए साइन टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और ए जो है वो कांस्टेंट है तो साथ ही रहेगा, और आई, और फिर यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस तो ए कॉस टी और ये जे, और यहाँ पर सी टी है तो प्लस सी के। ये आ गया हमारे पास आर प्राइम ऑफ टी। अब इसके बाद हमने मालूम करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से मालूम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई और जेड का तीनों का स्क्वायर ले लेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, मतलब कि इस तरीके से आर प्राइम ऑफ टी का जब हमने मैग्नीट्यूड लेना है तो वो बराबर आएगा माइनस ए साइन टी स्क्वायर प्लस ए कॉस टी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और प्लस सी का स्क्वायर। वैल्यूज को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल आएगा तो वैल्यूज हमारे पास बचेंगी। हम मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे हैं आर प्राइम ऑफ टी का, और यहाँ पर जब ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पर लास्ट में सी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास किसका, आर प्राइम ऑफ टी का मैग्नीट्यूड। तो अब लास्ट में हमने क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर के फॉर्मूले में पुट करना है। सो नाउ टी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी के डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट वेक्टर। अब टेंजेंट वेक्टर हमने मालूम कर लिया है तो इसी टेंजेंट वेक्टर की मदद से हम क्या मालूम करेंगे, नॉर्मल वेक्टर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है टी प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी प्राइम ऑफ टी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो टी ऑफ टी का क्या ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। टेंजेंट वेक्टर हमारे पास है 1 ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी के। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो टी प्राइम ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगा 1 ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस आ जाएगा, मतलब कि माइनस ए कॉस टी आई, और यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ए साइन टी जे और
सी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम इसलिए यहाँ पर ये इसका हमारे पास आ गया टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। सो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम टेंजेंट वेक्टर के फर्स्ट डेरिवेटिव का, जो कि बराबर आएगा रूट में माइनस ए कॉस टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर के, और फिर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए साइन टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास रूट है ये इस स्क्वायर की मदद से कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप हमारा डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वैल्यूज ऊपर जो हमारे पास आ जाएंगी वो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। और यहाँ पर इसी स्टेप में ये डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर होते हैं 1 के, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज जो निकलेंगी वो होंगी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, मतलब कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर किसके बराबर आ गए, 1 के। तो ऊपर न्यूमरेटर में देखा जाए तो ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करनी है, तो पुट कर लेंगे। नॉर्मल वेक्टर हमने मालूम करना है, जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा किसके बराबर आया है, 1 ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय माइनस ए कॉस टी आई और माइनस ए साइन टी जे, और डिवाइडेड बाय ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जबकि ये रूट और ये रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी माइनस ए कॉस टी आई और माइनस ए साइन टी जे डिवाइडेड बाय ए। अब ऊपर दोनों में माइनस ए कॉमन है, सो ऊपर से भी मैं माइनस ए कॉमन निकाल लूंगा, तो बचेगा कॉस टी आई प्लस साइन टी जे डिवाइडेड बाय ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगी हमारे पास वैल्यू माइनस कॉस टी आई और प्लस साइन टी जे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल वेक्टर की। तो इस तरीके से हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हमने टेंजेंट वेक्टर मालूम किया, जो कि फार्मूला हमने पढ़ा था उसका, जो हमें सवाल में वेक्टर गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने किया वो था नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कैसे मालूम किया, टेंजेंट वेक्टर जो हमने मालूम किया वेक्टर की मदद से, उसी का ही फर्स्ट डेरिवेटिव और डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड के फर्स्ट डेरिवेटिव से, फर्स्ट डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड से, तो वो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। ये थे हमारे पास टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर की एग्जांपल्स। इसके बाद हमने जो एक और वेक्टर पढ़ना है वो है बायनॉर्मल वेक्टर। बायनॉर्मल वेक्टर जो है टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर की मदद से ही बनेगा, तो देख लेते हैं उसको। तो बायनॉर्मल वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। बायनॉर्मल वेक्टर क्या होते हैं। बायनॉर्मल वेक्टर हमेशा हमारा 3 स्पेस में होगा, 2 स्पेस में हम बायनॉर्मल वेक्टर मालूम नहीं कर सकते, 3 स्पेस में ही होगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। फर्स्ट कर लेते हैं हम सर्कुलर एलिप्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। सर्कुलर एलिप्स की एग्जांपल ली हमने। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सर्कुलर एलिप्स जो है बढ़ता जा रहा है। ऊपर जेड एक्सिस हमारा, एक्स और वाई एक्सिस में अगर कोई प्लेन हो, एक्स वाई प्लेन में हमारा कोई कर्व हो, तो वो किस तरीके का होता है, बिल्कुल हमें नजर आ रहा होता है, सामने पड़ा हुआ है। पर जब जेड एक्सिस की बात आती है तो एक्स वाई प्लेन से हमारी वैल्यू जो है उठने लग जाती है, हाइट की तरफ जाती है। जेड एक्सिस हमारा हाइट होता है, जैसे कि अगर हम रियल
लाइफ में फर्ज करें तो जेड एक्सिस में हमारी वैल्यू क्या होगी, जो भी ऊपर को उठ रही है वैल्यू, जिसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई भी कैन हो सकते हैं या मार्कर ले सकते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में। तो यहाँ पर ये सर्कुलर एलिप्स हमें देखा जाए तो एक तरीके से स्प्रिंग की तरह नजर आ रहा है हमें, जो कि हमारे पेन्स वगैरह में हम देखते हैं स्प्रिंग। तो ये अगर देखा जाए तो एक्स वाई प्लेन में सिर्फ ये एक सर्कल है, पर जब इस जेड एक्सिस में हम इसको लेकर आए तो ये ऊपर उठता गया, जितना उठता गया वो हमें स्प्रिंग की तरह नजर आ रहा है। तो ये जो इसमें जो ट्विस्ट आ रहे हैं, ये जो जितना उठता जा रहा है और ट्विस्ट इसमें पैदा हो रहे हैं, ये हमारा कहलाता है बाय नॉर्मल वेक्टर। और एक बात और, हमने इससे पहले टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर पढ़ा है। टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर और बाय नॉर्मल वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान हमेशा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। जैसे कि हमें ये ग्राफ में नजर आ रहा है, तीनों एक्सिस के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो बाय नॉर्मल वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान भी एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो बाय नॉर्मल वेक्टर को हम डिनोट करेंगे बी ऑफ टी से। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो है टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर। दोनों की वैल्यूज को मालूम करें और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लें। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास गिवन है बाय नॉर्मल वेक्टर का, जिसमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे हम फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव के साथ, और मैग्नीट्यूड ले लेंगे डिवाइड में फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस सेकंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसके मैग्नीट्यूड का। देखा जाए तो ये तकरीबन दोनों फार्मूला सेम ही है। ये देखा जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड तो टेंजेंट वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव और उसका मैग्नीट्यूड, या टेंजेंट वेक्टर का ही डेरिवेटिव और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड तो ये नॉर्मल वेक्टर। और दोनों का फिर क्या कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। दोनों फार्मूलाज में से आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो आंसर आपका सेम ही आएगा। टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर मालूम करना इससे पहले हमने सीख लिया है। हमने करना क्या है, टेंजेंट वेक्टर का जो आंसर आया वो आंसर, और नॉर्मल वेक्टर जो आंसर आया, उन दोनों के आंसर्स को लेकर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। तो मैं इससे पहले जो मैंने सर्कुलर एलिप्स की एग्जांपल सॉल्व की है, जिसमें टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर मैं मालूम कर चुका हूं, मैं डायरेक्ट उसी को ही लेकर सॉल्व करूंगा। जिसमें टेंजेंट वेक्टर की हमारे पास वैल्यू आई थी -a sin t i -a cos t j और प्लस सी के डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और नॉर्मल वेक्टर हमने मालूम किया था जिसकी वैल्यू आई थी माइनस में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, माइनस कॉस टी आई और माइनस साइन टी जे। ये हमारे पास वैल्यूज आई थी टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर की। यहाँ पर हमारे पास ये इस कॉस के साथ प्लस है। इन दोनों का मैं डायरेक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लेता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से मालूम होगा, इसके आई कोऑर्डिनेट्स और इसके जे कोऑर्डिनेट्स और के कोऑर्डिनेट्स और इसके भी आई जे के कोऑर्डिनेट्स का मैं डिटर्मिनेंट ले लूंगा। सबसे पहले तो इसका ये जो डिनोमिनेटर हमें गिवन है इसको तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको सबके नीचे अलग अलग तोड़ लेता हूँ। मतलब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। मालूम कर रहे हैं हम बाय नॉर्मल वेक्टर आई जे और के लिए। पहले फर्स्ट हमें टेंजेंट वेक्टर गिवन है, तो आई कोऑर्डिनेट उसका क्या है, माइनस ए साइन टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जे कोऑर्डिनेट्स ए कॉस टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और के कोऑर्डिनेट्स सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सेकेंड वेक्टर हमें गिवन है माइनस कॉस टी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन टी, और के की जगह पर आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है।
तरीक़ेकार क्या होता है, पहले ये फर्स्ट टर्म ले लेंगे आई, और इसकी रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्रॉस में। मतलब कि जब ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 और माइनस ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी साइन टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर उसके बाद सेकंड जब हम लेंगे तो उसके साथ जे के साथ माइनस लगेगा, मतलब कि ये कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी पूरी, तो ये दो टर्म हमारे पास बच गई और ये दो टर्म्स बच गई। जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो पूरी टर्म 0 माइनस, अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस सी कॉस टी और डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर प्लस के कोऑर्डिनेट की बारी आ गई, तो के तो हम ये वाली रो और ये कॉलम जो है छोड़ देंगे, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस और ए साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस फार्मूले का, और ये वाला माइनस जो है इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और वैल्यू आ जाएगी ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास के कोऑर्डिनेट आ गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी सी साइन टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आएगी माइनस सी कॉस टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और के की वैल्यू आ जाएगी प्लस, यहाँ पर जे जो है सेम आ जाएगा। ऊपर देखा जाए तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे ए साइन स्क्वायर और प्लस ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू आएगी, जिसमें से यहाँ से ए कॉमन निकलेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है 1 के बराबर आ जाएगी, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ये हमारे पास बाय नॉर्मल वेक्टर का आंसर आ जाएगा सर्कुलर एलिप्स में मालूम करते हुए। मतलब कि सिंपल हमने क्या किया, पहले टेंजेंट वेक्टर मालूम करना है, बाय नॉर्मल वेक्टर मालूम करते वक्त भी टेंजेंट वेक्टर हमने मालूम करना है, जिसका तरीका हमने अभी अभी सीखा, टेंजेंट वेक्टर कैसे मालूम करते हैं। दूसरा हमने मालूम करना है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर का तरीका भी हम सीख चुके हैं जो कैसे मालूम करते हैं। फिर जो इन दोनों के आंसर्स आएंगे, इन दोनों के आंसर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है आई जे के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास के कोऑर्डिनेट में इसमें वैल्यू थी पर सेकंड वाले में नहीं थी। समटाइम्स ऐसा होता है के कोऑर्डिनेट्स में दोनों में वैल्यूज नहीं होती, दोनों जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर दोनों के आंसर में के की वैल्यू नहीं आती, तो यहाँ पर हम 0 और 0 लेंगे। फिर मतलब जो कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं होगा जिसका आंसर 0 होगा उसकी जगह हम डिटर्मिनेंट में 0 ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।